Hello my dear student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू वाणिज्य नगरी एंड BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लास से आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 7। और आज का जो लेक्चर है कि सर अवसर लागत क्या होती है, किसे कहते हैं और पीपीसी से कैसे अवसर लागत को दर्शाया जाता है उसके बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और समझना है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई टॉपिक्स है, क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन की पिक्चर हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूँ। तो देखिएगा, अवसर लागत क्या है सर? अवसर लागत। तो अब देखो कि सर अवसर लागत होती क्या है। देखो एक बार जरा किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं, क्योंकि बेचारा ये भी कब से क्या है, परेशान है। तो देखो इसकी भी सुन लेते एक बार। किसी गतिविधि की अवसर लागत, किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। सर ये क्या कह रहा है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सर एक बार वापस बताइए। बिल्कुल सर, क्या कह रहा है देखो कि सर किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। सर क्या कह रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें समझाओ। बिल्कुल इस डेफिनेशन को भी छोड़ो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल पे ले चलता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो भाई, ये एक किसान है, ये एक किसान है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि सर इस किसान के पास एक जमीन है, इस किसान के पास एक जमीन है और मान लीजिएगा मैं कहता हूं इसके पास जमीन कितनी है, केवल 1 एकड़ ही जमीन है, ठीक है। जमीन कितनी है सर? 1 एकड़, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना इस किसान के पास जमीन कितनी है सर? 1 एकड़ जमीन है और उसके पास में कौन कौन से विकल्प है, कितने विकल्प है? मान लीजिएगा यह किसान इस जमीन पर गेहूं का उत्पादन कर सकता है, सर चावल का भी उत्पादन कर सकता है और सर चने का उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना इस किसान के पास जमीन कितनी है सर? 1 एकड़ ही जमीन है और इस किसान के पास केवल सर 8,000 रुपये ही है। कितने हैं सर? केवल और केवल 8,000 रुपये ही है इस बेचारे के पास। और जमीन कितनी है सर? तो सर जमीन केवल 8 एकड़ ही है। अब बात ये हो रही है कि सर हम लोग एक ही समय के अंदर सभी वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकते, तो सर हम किसका उत्पादन करें, ठीक है। तो देखो मान लीजिएगा अगर ये किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो मान लीजिएगा 12,000 रुपये का प्रोडक्शन करता है। अगर ये किसान अपने 8,000 रुपये गेहूं पर लगाता है तो मान लीजिएगा कितना प्रोडक्शन होता है इसको 12,000 रुपये, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा चावल पर अगर ये 8,000 रुपये लगा दे तो इसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है? तो सर 10,000 रुपये तक प्रोडक्शन हो सकता है। और यदि चने पर लगाएं तो सर 9,000 रुपये का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बेचारे के पास में कितने पैसे? केवल 8,000 रुपये है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना यह किसान अपने 8,000 रुपये
कहां पर निवेश करेगा? तो देखो इसके पास में 3 विकल्प है, गेहूं भी है, चावल भी है और चना भी है, और समय एक ही है। और एक ही समय पर हम सभी वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में 8,000 भी सीमित है और जमीन भी कितनी, केवल 1 एकड़ जमीन है। तो एक ही समय के अंदर हम सभी वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकते। तो ये किसान अपने 8,000 रुपये कहाँ पे लगाएगा? तो सर ये किसान है अपने 8,000 रुपये इस गेहूं पे लगाएगा, ठीक है। ये किसान अपने जो 8,000 रुपये वो गेहूं पर इन्वेस्ट करने वाला है। समझ में आया? सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस किसान को मैक्सिमम कहां पर बेनिफिट हो रहा है? तो सर गेहूं पर हो रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट कहां हो रहा है? इस गेहूं पर हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये किसान क्या करेगा सर? गेहूं का उत्पादन है वो प्रारंभ कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सर। और इसके पास में जो दूसरे विकल्प और भी थे, ठीक है, इस किसान के पास में गेहूं के अलावा और भी विकल्प थे, और भी ऑप्शन थे, और भी अवसर थे। यानी कि इसके पास में कौन कौन से विकल्प थे? तो सर एक तो चावल का था और एक चने का था। तो अब इस किसान को क्या करना होगा? तो सर ये जो 2 विकल्प है ये छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में समय आती एक ही है, 8,000 रुपये है, जमीन भी कितने सर? 1 एकड़ है। तो इस किसान को ये जो 2 विकल्प है, 2 अवसर थे, ये क्या करने पड़ेंगे सर? छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका ये चॉइस नहीं कर पाया, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इस किसान को एक्चुअली चावल और जो चना ये क्या करना पड़ेगा सर? छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब देखना कि अवसर लागत क्या होती है, बहुत ही ध्यान से समझना। जो विकल्प हमारे पास में अवेलेबल थे, ठीक है, जो विकल्प हमारे पास में अवेलेबल थे, कौन कौन से विकल्प थे? एक तो सर चावल और एक चना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा हूं कि जो विकल्प हमारे पास में अवेलेबल थे उनकी सर्वोत्तम मूल्य, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो आपके क्या होगी सर? अवसर लागत। यानी कि हमारे पास में कौन कौन से विकल्प अवेलेबल थे? तो सर एक तो चावल था और एक चना था, ठीक है। इन 2 विकल्प में सर्वोत्तम मूल्य किसका है? हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? तो सर इन 2 विकल्प के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है किसकी? चावल की, यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है। क्या कह रहा हूं? इस जो विकल्प हमारे पास अवेलेबल थे उनमें से जिसकी सर्वोत्तम लागत होगी, जिसकी सर्वोत्तम मूल्य होगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, वही क्या है? हमारी अवसर लागत। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास 2 विकल्प थे, एक तो चावल और एक चना। इन दोनों में से अधिकतम मूल्य किसका था? चावल का। कितना था? 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपये क्या हमारी अवसर लागत, मतलब इस गेहूं की अवसर लागत क्या होगी सर? ये चावल। इस गेहूं की अवसर लागत क्या होगी सर? चावल, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखना कि इस अवसर लागत को पीपीसी में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि पीपीसी से अवसर लागत को कैसे दिखाया जाए? पीपीसी से अवसर लागत को कैसे दिखाया जाए? पीपीसी में अवसर लागत को कैसे दिखाया जाए? ठीक है, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना है, एग्जामिनर का पूछे कि अवसर लागत किसे कहते हैं, ये क्या होती है, ये उदाहरण द्वारा समझाए हो, तो आपको इस उदाहरण से समझाना है, ठीक है। और भी इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसको भी समझा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पीपीसी में अवसर लागत को कैसे दिखाना है। तो देखो सबसे पहले तो पीपीसी होता क्या है, देखो
मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था, क्योंकि पीपीसी के ऊपर मैंने 50 मिनट की वीडियो है वो बनाकर आपको दे दी है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिएगा गेहूं की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गेहूं की मात्रा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चावल की मात्रा, चावल की मात्रा, ठीक है। बिल्कुल सर, और मान लीजिएगा ये आपका क्या है सर, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। इसे हम कौन सा वक्र कहते हैं, तो सर ये हमारा पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, तो सर उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक अर्थव्यवस्था में दी हुई तकनीकी एवं यानी कि जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है और सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सके, ठीक है। यानी कि जो पीपीसी है ये दो वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है जो एक अर्थव्यवस्था में जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी संसाधन है, उन सभी संसाधन और टेक्नोलॉजी का क्या है, पूरा पूरा उपयोग है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखना, आपने देखा होगा कि सर पीपीसी के ऊपर कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये जो पीपीसी ग्राफ है, इस पीपीसी के ऊपर कुछ पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, जैसे सपोज सी बिंदु, ठीक है। ये मैंने एक बिंदु ले लिया सी बिंदु। तो सर ये पीपीसी पे जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट क्या दिखाते हैं, तो सर पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का पूरा उपयोग कर दिया है, अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका पूरे पूरा आपने उपयोग कर दिया है, मतलब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पर देखना, मैं कहता हूँ कि एक अर्थव्यवस्था में जब मेरे पास में सी बिंदु था, तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये आपकी गेहूं की मात्रा और ये आपके चावल की मात्रा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब सी बिंदु था तो उस समय मान लीजिएगा गेहूं की कितनी मात्रा थी, एक्स मात्रा थी, गेहूं की कितनी थी, एक्स मात्रा थी, और चावल की कितनी है सर, वाई, चावल की कितनी है, वाई, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखना, मैं कहता हूं कि अब मुझे गेहूं की मात्रा को बढ़ाना है, गेहूं की मात्रा को बढ़ाना है, ठीक है। तो मान लीजिएगा मैंने कहा कि भाई गेहूं की मात्रा को बढ़ाना है, तो अब मैं नीचे की ओर आ चुका हूं। मान लीजिएगा एक पॉइंट और मैंने ले लिया, जिसको मैं दे रहा हूं डी बिंदु, ठीक है। अब देखना कि भाई गेहूं की मात्रा को बढ़ाना है, तो बिल्कुल सर हम बढ़ा देते हैं, ये आपकी गेहूं की मात्रा, ठीक है। गेहूं की मात्रा मान लीजिएगा मैं बढ़ाकर कर रहा हूं कि ये यहाँ पे है, ठीक है। मतलब गेहूं की मात्रा OX से बढ़ाकर मैं कर देता हूं क्या, OX1, ठीक है। देखना, गेहूं की मात्रा मैंने बढ़ा दी है, OX से बढ़ाकर OX1 कर दिया, ठीक है। तो चावल पे क्या इफेक्ट हो गया, तो सर चावल की मात्रा अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चावल की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मैं कह रहा हूं कि चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी, OY से घटाकर मान लीजिएगा OY1, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर एक ही समय के अंदर हम अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकते। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित थे, हमने सभी संसाधनों का पूरा उपयोग कर दिया, जो भी टेक्नोलॉजी थी उन सब का उपयोग कर दिया, ठीक है। और संसाधन क्या है, सीमित है, और सीमित संसाधनों के अंदर आप एक ही वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि साधन सीमित है और समय भी निश्चित है, एक ही समय है, क्योंकि एक ही समय के अंदर हम दोनों वस्तुओं के तो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो सर गेहूं की मात्रा OX से बढ़ाकर OX1 कर दी है, तो चावल की मात्रा क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, यानी कि चावल की मात्रा OY से घटकर OY1 होती है, ठीक है। तो इस
गेहूं की मात्रा को मैंने जो बढ़ाया है, तो इसके बदले में जो चावल की मात्रा में जो मैंने कमी की है, ये क्या है मेरी अवसर लागत। मतलब पहले चावल की कितनी मात्रा थी, y थी, अब कितनी हो चुकी है, y1 हो चुकी है। मतलब ये जो y से लेकर y1 हुई है, y से लेकर y1 हुई है, यही मेरी क्या है सर, अवसर लागत है। यही मेरी क्या है सर, अवसर लागत है। ठीक है, यही क्या है सर, मेरी अवसर लागत है। क्योंकि इस चावल की इतनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है सॉरी, इस गेहूं की इतनी मात्रा को बढ़ाने के लिए मुझे चावल की इतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। इस गेहूं की इतनी मात्रा को बढ़ाने के लिए मुझे चावल की इतनी मात्रा है वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना अवसर लागत क्या होती है, और भी इसको सिंपल शब्दों में देखना कि सर एक वस्तु की, ये भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि एक वस्तु की मात्रा में, एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में, दूसरे वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाती है, जो कमी की जाती है, जो कमी की जाती है, वह पहली वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। पहली वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि इस गेहूं की अवसर लागत क्या होगी, तो सर इस गेहूं की अवसर लागत होगी चावल की मात्रा। उस चावल की कितनी मात्रा, y से y1, यानी कि गेहूं की जो मात्रा है वो मैंने OX से बढ़ाकर OX1 की है, तो चावल की मात्रा में OY से घटाकर OY1 की है। तो ये जो चावल की मात्रा OY से घटाकर OY1 की है, यही क्या है मेरे सर, गेहूं की अवसर लागत है। समझ में आया, बिल्कुल सर। तो यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे कह देना, ठीक है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आप एक वस्तु की मात्रा को तो बढ़ाओगे और दूसरे वस्तु की मात्रा में आपको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। समझ में आया, बिल्कुल सर। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न कर देता है कि पीपीसी में अवसर लागत को कैसे दिखाए या कैसे दिखाया जाता है, तो आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझाना। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस सीमांत अवसर लागत क्या होती है, जिसको आप एमओएस भी कहते हैं या एमओसी कहते हैं। ठीक है, एमओसी सीमांत अवसर लागत या एमआरटी भी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर देखेंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी कोई डाउट तो मुझे कह देना। ठीक है, इसमें कई बच्चे और कहते से एक आध एग्जांपल और बता देना। और भी देख लो, जैसे मान लीजिएगा जस्ट सपोज ये कोई मान लीजिएगा मिस्टर ललित। ठीक है, जो क्लास में कोई नहीं है उसका नाम है मिस्टर ललित। ये व्यक्ति अगर मान लीजिएगा ये व्यक्ति अगर मुंबई में काम करता है, अगर मुंबई में काम करता है तो इसको कितना पैसा मिल सकता है, तो जस्ट सपोज आपने कह दिया सर 3500 रुपए पर मंथ। अगर ये
मुंबई में काम करता है तो इसको कितना मिलेगा सर? 3500 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अगर सर ये दिल्ली में काम करता है, अगर ये दिल्ली में काम करता है तो सर केवल इसको 3000 रुपये ही प्राप्त होंगे। ठीक है, पर मंथ कितना होगा? 3000 रुपये। और अगर सर ये इलाहाबाद में काम करता है, अगर ये इलाहाबाद में काम करता है तो सर इसको 2500 रुपये ही प्राप्त होंगे। पर मंथ कितने मिलेंगे सर इसको? 2500 रुपये। तो भाई इस मिस्टर ललित के पास में कितने विकल्प है? तो सर मिस्टर ललित के पास में 3 विकल्प है, 3 अवसर है। मुंबई का भी है, दिल्ली का भी है और इलाहाबाद का भी है। ठीक है, तो ये मिस्टर ललित किसका चॉइस करेगा, किसका चयन करेगा? तो सर मुंबई का करेगा। सर क्यों? क्योंकि मुंबई में उसको मैक्सिमम सैलरी मिल रही है कितनी? 3500 रुपये। ठीक है, और दिल्ली में कितनी मिल रही है? 3000 रुपये। और इलाहाबाद में कितनी मिल रही है? सर 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। तो मिस्टर ललित कहाँ पे काम करना पसंद करेगा? तो सर ये मुंबई में काम करना पसंद करेगा। ठीक है, तो अब देखना अवसर आगे क्या होती है। हमारे पास में मुंबई के अलावा और भी विकल्प थे, दिल्ली और इलाहाबाद, यानी कि जो विकल्प अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम कॉस्ट किसकी है? ये विकल्प हमारे पास में है, अवेलेबल है, ये 2 अवसर भी है। इन 2 अवसर में सर्वाधिक मूल्य किसका है? तो सर इन 2 विकल्प के अंदर सर्वाधिक मूल्य है हमारे पास में दिल्ली के अंदर। दिल्ली में काम करता हूँ तो मुझे 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो जो विकल्प हमारे पास में अवेलेबल थे उनमें से जिसकी सर्वाधिक कॉस्ट होगी, जिसकी सर्वाधिक वैल्यू होगी, वही क्या है? अवसर लागत। ठीक है, तो इस मुंबई की अवसर लागत क्या होगी? दिल्ली। समझ में आया? मिस्टर ललित किसका चयन करेगा? मुंबई का करेगा, और मुंबई का अवसर लागत क्या है? दिल्ली है। समझ में आया? बिल्कुल सर, तो इसको नोट कर देना। ओके, बाय।